Very good morning, 10th class. How are you all? I hope you all are healthy and safe at home and studying side by side. सबके पास हिस्ट्री की बुक आ गई अब? नहीं आई है तो ले लो बच्चों. You still have time. Very important chapter I told you. Okay. So just a recap of yesterday's chapter. We have started with the first chapter of history book, that is the rise of nationalism in Europe. I already gave you introduction what we are going to study this year in history and this chapter also. कल हमने फ्रेंच पेंटर फ्रेडरिक सोरायू की पेंटिंग डिस्कस करी थी which he had made in the year 1848. That was the time when big empires were ruling over Europe. Very big and brave kings were there who could not be defeated at any cost. बहुत large empires थी और ऐसे समय में पेंटर ने जो 4 पेंटिंग्स की सीरीज़ बनाई उसकी ये फर्स्ट पेंटिंग विच इज़ बीन गिवन इन आ बुक, वहाँ उन्होंने एक ड्रीम दिखाया है अपना. ही इज़ विजुअलाइजिंग अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. डेमोक्रेसी को विजुअलाइज किया है. डेमोक्रेसी उस समय एक ऐसा थॉट था जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ मोनार्कियल रूल, बट स्टिल द पेंटर मेड दिस पेंटिंग. और जब फर्स्ट पेंटिंग है तो सोचो आगे की पेंटिंग्स में उन्होंने डेमोक्रेसी को और अच्छे से डिपिक्ट किया होगा. स्टैचू ऑफ लिबर्टी डिस्कस किया हमने, इम्पोर्टेंस, हाउ द कंट्रीज आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टैचू. जर्मनी विजुलाइज किया, फ्लैग है जर्मनी का, जबकि जर्मनी नाम का उस समय कोई देश नहीं था. सिर्फ जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे. पीपल हु वर लिविंग इन दोज एरियाज एंड स्पीकिंग द जर्मन लैंग्वेज, दे वर अंडर वेरियस एम्पायर. वो एक एम्पायर का हिस्सा भी नहीं थे, वो अलग अलग एम्पायर्स में रहते थे. बट स्टिल द पेंटर he visualized a German nation and other countries are also following. So this was the painting that we have discussed in yesterday's chapter. और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि एम्पायर से कंट्रीज कैसे बने, ये हम इस लेसन में समझेंगे. तो उसी को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों. दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुलाइज्ड बाय सोरायू इन फिगर 1. वो जो कंट्रीज बनने का प्रोसेस है, दैट ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनना. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force. Now tell me, what is nationalism? Nationalism means love for your nation. एक थ्योरी जिसमें आप एक नेशन विजुलाइज करते हो, मेरा देश है ना, वो जो फीलिंग होती है अपने देश के लिए, मेरा देश, वो अब धीरे धीरे यूरोपियन पीपल में राइज कर रही थी. दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, बिग चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव. क्या कहते हैं उन्हें? स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप. यूरोप में बदलाव आया, पॉलिटिकली भी बदलाव आया, एम्पायर्स ब्रेकअप होकर नेशंस बनना शुरू हुए, और मेंटली भी आया. मेंटली क्यों बच्चों? क्योंकि अभी तक जो लोग थे वो किंग को अपना लीडर समझते थे. किंग वॉज लाइक गॉड टू देम. यही थी ना थ्योरी, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. लेकिन अब ये थॉट धीरे धीरे बदल रहा था, खत्म हो रहा था, और लोगों को लगने लगा था, द यूरोपियंस स्टार्टेड फेल्ट नाउ दैट नो गॉड, किंग इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ही इज एज ह्यूमन एज यू एंड मी. वो भी गलती कर सकता है, और अगर वो गलत है तो उसे हटाया भी जा सकता है. राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. ये थॉट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, और इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? The end result of these changes was the emergence of the nation state. Now children, here 2 important things that we are going to discuss.
नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट, इन्हें आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंट्री कह सकते हो। लार्ज एम्पायर्स ब्रेकअप होकर बने नेशन स्टेट्स, और बाद में ये नेशन स्टेट्स, जब यहाँ पर डेमोक्रेसी आई, नेशन स्टेट्स में मोनार्की थी, लेकिन जब यहाँ डेमोक्रेसी आई, कॉन्स्टिट्यूशन बने, नाउ दे आर नोन एज मॉडर्न स्टेट। तो दोनों का डिफरेंस समझेंगे। एम्पायर्स ब्रेकअप इनटू नेशन स्टेट्स एंड नेशन स्टेट्स ओनली लेटर बिकेम मॉडर्न स्टेट, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट्स। एम्पायर्स ब्रेक हुई और धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनने लगे इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। आज के अगर नेशंस देखें ना तो 10-15 नेशन एक एम्पायर थी, तो दैट इज मल्टी नेशनल। हाँ, डायनेस्टीज थी, किंग, हिज सन, बहुत सारा है ना, ये तो हम जानते हैं। इन एम्पायर्स को ब्रेकअप होकर और कैसे नेशन स्टेट्स बने। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट, और यही नेशन स्टेट्स बाद में क्या बने, मॉडर्न स्टेट। लेकिन ये आज, उस समय क्या कहलाए ये, नेशन स्टेट्स, इन विच, देखो अब दोनों का डिफरेंस समझो। पहले हम मॉडर्न स्टेट आज का, क्योंकि हमें पता है क्या है, क्या क्या होता है मॉडर्न स्टेट में। अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। आज का मॉडर्न स्टेट अगर हम समझे बच्चों, सबसे पहले तो अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, यू कैन रिकग्नाइज द वेरियस कंट्रीज, उनकी बाउंड्रीज बहुत क्लियरली रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो अ मॉडर्न स्टेट हैज़ अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, सेंट्रलाइज्ड पावर, एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, विच रूल्स ओवर द कंट्री, दैट इज मॉडर्न स्टेट, जो अपने आप में सॉवरन होती है, इंडिपेंडेंट होती है, बाहर से कोई उसे डिक्टेट नहीं करता है, नो अदर पावर। सो दिस इज मॉडर्न स्टेट। अ वेल डिफाइंड टेरिटरी, अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, जो अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। ये जहाँ होता है दैट इज नोन एज मॉडर्न स्टेट्स। तो आज के सारे कंट्रीज को आप क्या कह सकते हो बच्चों, मॉडर्न स्टेट्स। बट नेशन स्टेट्स थोड़े से अलग थे। मॉडर्न स्टेट तो आ गया समझ में, वेल डिफाइंड टेरिटरी, अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज सॉवरेन, इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय यूरोप में, इन यूरोप, बट अ नेशन स्टेट। तो एम्पायर ब्रेकअप होकर क्या बने पहले, नेशन स्टेट। अब समझो बच्चों नेशन स्टेट क्या है। अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स came to develop a sense of common identity and shared history or descent। क्योंकि वो समय एम्पायर्स का था। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा एम्पायर्स के लिए, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। इंडिया के एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। हाँ, व्हेन मुगल्स वर रूलिंग ओवर इंडिया, या मुगल्स भी छोड़ो, हाँ, जब एंशियंट टाइम था, हमारे बड़े बड़े रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, यहाँ से आते आते ऑफकोर्स मुगल एम्पायर। आज जो हमारा इंडिया है, समझ सकते हो, ज्योग्राफी में हमने मैप पढ़ा है, क्या यही इंडिया उस समय था? नहीं था ना, बहुत बड़ा था। क्या क्या था? पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, इवन अफगानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, भूटान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, नेपाल हमसे जुड़ा हुआ था, बहुत बड़ा, इट वॉज अ लार्ज किंगडम, कितनी बड़ी एम्पायर थी। तो दैट वो, और आज ये सब क्या बन गए हैं, इंडिया इज सेपरेट, भूटान इज सेपरेट, पाकिस्तान इज अलग, अफगानिस्तान इज अलग, ईरान इज अलग, अलग अलग कंट्रीज हो गए ना ये सारे। तो ये उस समय एक एम्पायर थी। तो क्या कहलाएगी ये, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, क्योंकि जो किंग रूल कर रहे थे उनकी डेथ के बाद उनके बच्चे राजा बनते थे, बेटा राजा बनता था। तो दैट इज डायनेस्टिक एम्पायर थी, और आज की इतनी सारी कंट्रीज मिलाकर एक थी। तो जैसे इंडिया था उस समय, उसी तरह यूरोप में भी बहुत सारी एम्पायर्स थी। आज वो कंट्रीज भले इंडिपेंडेंट हो गए हो, लेकिन उस समय वो सब अलग अलग एम्पायर का हिस्सा थे। अब वहाँ से ब्रेकिंग अप स्टार्ट हुआ।
कैसे स्टार्ट हुआ? कुछ तो क्राइटेरिया चाहेगा कि नेशन स्टेट क्या बनेगा, और ये क्राइटेरिया क्या था बच्चों? उसमें कोई भी एक कॉमन आइडेंटिटी, वो लैंग्वेज हो सकती है ना, वो सेम हिस्ट्री हो सकती है, या सेम डिसेंट, कमिंग फ्रॉम सेम रेस, कुछ भी एक कॉमन चीज़, उस एक कॉमन चीज़ को लेकर और नेशन स्टेट्स क्रिएट गए. एग्जाम्पल जर्मनी. जर्मन स्पीकिंग स्टेट एरियाज वर अंडर वेरियस एम्पायर्स. हाँ, आगे हम नाम पढ़ेंगे बहुत सारे. ओटोमैन एम्पायर पढ़ेंगे, हैब्सबर्ग एम्पायर है, ऑस्ट्रियन एम्पायर है, रशियन एम्पायर है, बहुत सारी एम्पायर्स थी. इन सब के अंडर में थे एक स्टेट, एक जर्मनी का हिस्सा रशियन एम्पायर के पास, एक जर्मनी का हिस्सा ओटोमैन एम्पायर में, एक जर्मनी का हिस्सा हैब्सबर्ग एम्पायर में. बट लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं सब जगह? जर्मन लैंग्वेज. तो कॉमन आइडेंटिटी क्या हुई उनकी? जर्मन लैंग्वेज. अब ये जर्मन बोलने वाले लोग अभी तक तो अलग अलग एम्पायर में हैं. नाउ दे स्टार्टेड गेनिंग इंडिपेंडेंस. उन्होंने कहा जब हम सब जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं तो हम अलग अलग एम्पायर्स के अंडर में क्यों रहें? वाई डोंट वी क्रिएट अ ओन नेशन? हम अपना देश खुद बनाएं. और वो कॉमन आइडेंटिटी क्या है उनके बीच में? लैंग्वेज. पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज. तो कोई एक कॉमन आइडेंटिटी जो न सिर्फ रूलर्स को बल्कि लोगों को भी उनसे जोड़ती थी. इस एक कॉमन आइडेंटिटी को लेकर धीरे धीरे यूरोप में नेशन स्टेट्स क्रिएट होना शुरू हुए. इससे बिगिनिंग हुई नेशन स्टेट की. तो एम्पायर किस में ब्रेकअप हुई बच्चों? नेशन स्टेट्स में. ये नेशन स्टेट्स कैसे क्रिएट हुए? ऑन द बेसिस ऑफ एनी कॉमन आइडेंटिटी. इट कैन बी अ लैंग्वेज, इट कैन बी डिसेंट, आपके एंसेस्टर्स सेम थे, हाँ, हिस्ट्री सेम हो सकती, कुछ भी हो सकता है. एक कॉमन फीचर को लेकर नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुए. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. ये तो अलग अलग एम्पायर्स के समय में थे ना, पार्ट थे ये, तो शुरू से ये कॉमननेस नहीं थी. इट वॉज फॉर्ज्ड, इट वॉज मेड. ये कॉमननेस क्रिएट की गई. कैसे क्रिएट की गई? थ्रू स्ट्रगल. लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया इसके लिए. थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल. देयर वर सो मेनी लीडर्स, कॉमन मैन, तब जाकर ये कॉमननेस क्रिएट हुई एंड नेशन स्टेट्स वर क्रिएटेड. एंड दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस कि ये नेशन स्टेट्स कैसे बने और 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ. तो यहाँ आपको ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों. डिफरेंस बिटवीन अ नेशन स्टेट एंड अ मॉडर्न स्टेट. तो एम्पायर्स ब्रोक अप इनटू नेशन स्टेट्स. These nation states were created on the base of any common identity, commonness. और उसके बाद उस समय भी मोनार्की है. जब ये नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए ना, दे हैव मोनार्क्स, दे हैव किंग्स. फिर वहाँ पर रेवोल्यूशंस हुए, चेंजेस आए, वो हर स्टेट की हिस्ट्री अलग है. एंड स्लोली स्लोली दे टर्न्ड इनटू मॉडर्न स्टेट्स. मॉडर्न स्टेट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री विथ अ वेल डिफाइंड टेरिटरी. हाँ, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है जो किसी के दबाव में काम नहीं करती है. सो दिस इज मॉडर्न स्टेट. तो दीज आर वेरियस स्टेजेस. सबसे पहले क्या थी? एम्पायर्स थी. फिर उन एम्पायर्स से क्या बने बच्चों? नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए. और यही नेशन स्टेट्स बाद में किस में डेवलप हो गए? मॉडर्न स्टेट्स में, एज वी सी दीज मॉडर्न स्टेट्स टुडे. सो ये कैसे हुआ, नेशन स्टेट कैसे बने, that we are going to study, those struggles in various countries that we are going to study in this first chapter. I hope you understood the difference between nation state and modern state. तो इसको पढ़ो एक बार, ये डिफरेंस लिखो अपनी कॉपी में, हाँ, and next we'll start tomorrow. Till then, keep reading.